क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आपको किसी नई चीज के बारे में पता चलता है, वह तुरंत हर जगह नजर आने लगती है? आपने एक लाल गाड़ी खरीदी और अब आपको पूरा शहर लाल गाड़ियों से भरा हुआ दिखता है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका दिमाग है, जो हमेशा आपके साथ मजेदार खेल खेलता रहता है, कुछ पेचीदा मनोवैज्ञानिक प्रभावों का इस्तेमाल करके। आज हम इन मानसिक चालों में से सबसे शक्तिशाली और अदृश्य पर्दा उठाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी गहराई से आपके निर्णयों, विचारों और यहाँ तक कि आपकी यादों को भी नियंत्रित करते हैं। तैयार हो जाइए अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए। तो आखिर ये क्या अनदेखी डोरियां हैं जिनसे हमारा अपना चेतन मन हमें खींचता रहता है? असल में ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने और तेजी से फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करता है। ये कोई बग्स नहीं, बल्कि हमारी प्रोग्रामिंग की फीचर्स है, जो हमें विकासवादी प्रक्रिया के दौरान मिली है। और इनके बारे में जानना अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने की दिशा में पहला कदम है। तो आइए एक ऐसे प्रभाव से शुरुआत करते हैं जिसे शायद आपने महसूस किया हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया शब्द सीखा हो, जैसे पेट्रिकोर, बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध, और फिर अचानक अगले ही दिन आपको यह किसी पॉडकास्ट में सुनने को मिलता है, फिर किसी किताब में दिखता है, और आपका दोस्त भी बातों बातों में इसका जिक्र करता है। ऐसा लगता है मानो यह शब्द आपका पीछा कर रहा हो। या फिर आपने किसी खास ब्रांड और रंग की कार खरीदने का फैसला किया, और जब तक आप सोच विचार कर रहे थे, तब तक वे कारें शायद ही कहीं दिखती थीं। लेकिन जैसे ही आपने मन बना लिया, ऐसा लगा मानो शहर की सारी सड़कें उन्हीं कारों से भर गई हों। यही है बाडरमाइनहॉफ घटना, बादरमाइनहॉफ फिनोमेनॉन, या वैज्ञानिक भाषा में फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। तो आखिर माजरा क्या है? क्या ब्रह्मांड आपको कोई संकेत दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक है। यह हमारे ध्यान के काम करने का शुद्ध मनोविज्ञान है। जब तक पेट्रिकोर या लाल रंग की कार आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं बन गई थी, तब तक आपका मस्तिष्क उन्हें केवल जानकारी के शोर, इंफॉर्मेशनल नॉइज के रूप में देखता था और उन्हें सफलतापूर्वक फिल्टर कर देता था। लेकिन जैसे ही यह जानकारी आपके लिए मायने रखने लगी, आपके दिमाग ने एक अच्छे सहायक की तरह तुरंत नोट किया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना है। यह चुनिंदा ध्यान, सेलेक्टिव अटेंशन नामक एक तंत्र को सक्रिय कर देता है। आपका ध्यान बदल जाता है और आप उन चीजों को नोटिस करने लगते हैं जो पहले भी आपके आसपास थीं, लेकिन अनदेखी रह गई थीं। और हर नया संयोग इस भ्रम को और पुख्ता करता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अपनी धारणाओं की पुष्टि ढूंढने का आदी है। और पुष्टि की यह चाहत, ये एक और प्रभाव है जो इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। पुष्टि खोजने की हमारी यह आदत ही वह प्रभाव है जो हमेशा आवृत्ति की भ्रांति, फ्रीक्वेंसी इल्यूजन के साथ साथ चलता है। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, या अपनी बात को सही साबित करने की प्रवृत्ति कहा जाता है। यह हमारे दिमाग की सबसे शक्तिशाली और कपटी चालों में से एक है। असल में यह हमारा एक अंदरूनी फिल्टर है जो केवल वही जानकारी अंदर आने देता है जो हमें पसंद है और जो हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं से मेल खाती है। और जो कुछ भी इसके विपरीत होता है, दिमाग उसे या तो नजरअंदाज कर देता है या फिर हजारों वजहें ढूंढ लेता है कि यह सच नहीं है या यह मायने नहीं रखता। कल्पना कीजिए कि आपने ऐसे चश्मे पहने हैं जो केवल आपकी बात सही साबित करने वाले सबूतों को ही उजागर करते हैं। यह खास तौर पर इंटरनेट पर ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप मानते हैं कि कोई राजनेता सही है, आप उन लेखों पर क्लिक करेंगे जो उसकी तारीफ करते हैं और अचेतन रूप से उसकी आलोचना को नजरअंदाज करेंगे। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इसे देखते हैं और आपको इसी तरह की और सामग्री परोसते हैं, जिससे एक सूचना का बुलबुला, इंफॉर्मेशन बबल, बन जाता है। या फिर किसी भी बहस को याद कीजिए। ज्यादातर हम अपने विरोधी को इसलिए नहीं सुनते कि उसे समझ सकें, बल्कि इसलिए
कि उसकी दलीलों में कमजोर कड़ी ढूंढ सके और पलटवार कर सके। हम सच्चाई नहीं खोजते, बल्कि अपनी बात के समर्थन में तर्क ढूंढते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि हम बुरे हैं, बस हमारे दिमाग के लिए ये ज्यादा आसान है। नई चीजों को स्वीकार करना और अपने विचारों को बदलना, इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। ये कहीं ज्यादा आसान और सुखद है कि हमें यह पुष्टि मिले कि हम शुरू से ही सही थे। तो ये रहा मेरा पसंदीदा और शायद इंटरनेट पर सबसे मशहूर टनिंग क्रूगर प्रभाव। सीधे शब्दों में कहें तो यह तब होता है जब एक बेवकूफ यह नहीं समझता कि वह बेवकूफ है, क्योंकि वह अपनी बेवकूफी के कारण ही ऐसा होता है। सुनने में यह मजाक लग सकता है, लेकिन यह एक गंभीर संज्ञानात्मक विकृति है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। आपने निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी विषय के बारे में शायद ही कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बारे में एक प्रोफेसर के आत्मविश्वास से बात करते हैं। वे विषय की पूरी जटिलता को नहीं देख पाते, उसकी गहरी बातों से अनजान होते हैं, और इसलिए उनकी दुनिया उन्हें बेहद सरल और समझने योग्य लगती है। उनके पास अपनी ज्ञान की कमी को समझने के लिए ही पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। यह तथाकथित मूर्खता का शिखर है। लेकिन इस प्रभाव का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। असली विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र के माहिर लोग, इसके विपरीत अक्सर अपनी क्षमताओं और ज्ञान पर संदेह करते हैं। वे अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें अभी भी कितना कुछ सीखना है और उनका क्षेत्र कितना विशाल और गहरा है। इसके अलावा उन्हें अक्सर लगता है कि जो चीज उनके लिए आसान है, वह दूसरों के लिए भी उतनी ही सरल होगी। वे अपनी अनूठी क्षमताओं और विशेषज्ञता को कम आंकते हैं। परिणाम स्वरूप एक विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है, जहां नौसिखिए अपनी काबिलियत की शेखी बघारते फिरते हैं, वहीं असली विशेषज्ञ निराशा की घाटी में चुपचाप बैठकर अपनी कमियों के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज पर संदेह होता है, तो शायद यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप शायद जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं दुकानों और उनके प्राइस टैग्स की दुनिया की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद ली हो क्योंकि उस पर जबरदस्त डिस्काउंट था, न कि इसलिए कि आपको उसकी वाकई जरूरत थी? अगर हां, तो आप एंकरिंग इफेक्ट के जाल में फंस चुके हैं। यह बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। हमारा दिमाग आलसी है और किसी भी चीज का मूल्यांकन अकेले में नहीं करता। उसे एक संदर्भ बिंदु चाहिए होता है, एक एंकर जिससे वो जुड़ सके। और जो पहली जानकारी हमें मिलती है, हमारा दिमाग उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जरा सोचिए, आप एक दुकान में गए और वहां आपको एक बैग 50,000 रुपए का दिखा। बहुत महंगा है, आप सोचते हैं। लेकिन उसके ठीक बगल में एक और बैग रखा है, बिल्कुल वैसा ही, और उसकी कीमत सिर्फ 15,000 है। पहली कीमत के मुकाबले दूसरी कीमत आपको बेहद मुनाफे का सौदा लगती है। हालांकि हो सकता है कि 15,000 भी उस बैग के लिए ज्यादा ही हो। वो पहली आसमान छूती कीमत ही आपके दिमाग के लिए एंकर बन गई। इस चाल का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। रेस्तरां के मेनू में महंगे पकवान ऊपर लिखे जाते हैं ताकि उनके मुकाबले बाकी चीजें सस्ती लगे। गाड़ी बेचते समय भी पहले सबसे महंगे मॉडल या टॉप एंड वेरिएंट की कीमत बताई जाती है। यहां तक कि जब आप सैलरी के लिए नेगोशिएट करते हैं, तो जो पहली रकम बोली जाती है, वो भी एक एंकर बन जाती है, जिसके इर्द गिर्द ही सारी बातचीत घूमती है। तो अगली बार जब आप किसी चीज पर कटा हुआ दाम या ऑफर प्राइस देखें, तो खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इस चीज को तब भी इसी कीमत पर खरीदता अगर मुझे इसकी असली कीमत पहले न बताई गई होती? जवाब आपको चौंका सकता है। आइए आज फिर बात करते हैं हमारी सोच की उन गलतियों की। बताइए, आपको किस चीज से ज्यादा डर लगता है? शार्क के हमले से मरने से या सिर पर नारियल गिरने से? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे शार्क को चुनेंगे, जबकि आंकड़े बताते हैं कि नारियल गिरने से लोगों की मौत कहीं ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में। यह हमारे दिमाग का एक और शॉर्टकट है। ये किसी घटना की संभावना का आकलन
असल आंकड़ों के आधार पर नहीं करता, बल्कि इस आधार पर करता है कि उससे जुड़े उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आते हैं। हमारा दिमाग आंकड़ों को समझने में बेहद कमजोर है, लेकिन कहानियां गढ़ने में माहिर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हवाई यात्रा का डर है। जैसे ही खबरों में किसी विमान दुर्घटना की खबर आती है, हमारी हवाई यात्रा को लेकर चिंता तुरंत बढ़ जाती है। दुर्घटना के दृश्य इतने ज्वलंत और भावनात्मक होते हैं कि वे हमारी याददाश्त में गहरे बैठ जाते हैं। और जब हम हवाई जहाज के बारे में सोचते हैं, तो यह भयानक तस्वीर सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। ये बहुत सुलभ होती है। वहीं हर दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें कहीं ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन ये अब एक आम बात हो गई है। इन पर कोई ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं बनती। ये जानकारी हमारे भीतर उतनी तीव्र भावनाएं पैदा नहीं करती, जिसका मतलब है कि यह हमारे दिमाग के लिए कम सुलभ है। नतीजा ये है कि हम बिना किसी डर के गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हवाई यात्रा करने से डरते हैं। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसी वह हमें खबरों और फिल्मों में दिखाई जाती है। यह एक और ऐसी गलती है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं जब हम सफलता का विश्लेषण करते हैं। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। सुनने में यह शायद थोड़ा अटपटा लगे, पर असल में यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है, व्यापार से लेकर रोजमर्रा की सलाह तक। इसका सार ये है कि हम केवल सफल होने वालों की कहानियों पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं, उन लोगों की जिन्हें सफलता मिली, और असफल होने वालों की विशाल संख्या को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। उन लोगों को जो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनकी कहानियां बस उतनी प्रसिद्ध नहीं है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, हम स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स की जीवनी पढ़ते हैं, जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अरबपति बन गए। इससे हमें यह लग सकता है कि कॉलेज छोड़ना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन हम उन हजारों, शायद लाखों अन्य लोगों को नहीं देखते जिन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी, पर अपनी कोई साम्राज्य नहीं बना पाए। उनकी कहानियां कोई नहीं बताता। या एक और उदाहरण, हम पुरानी इमारतों को देखते हैं और उनकी गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं कि पहले कितना अच्छा निर्माण होता था। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उसी समय की कितनी इमारतें आज तक नहीं टिक पाईं, क्योंकि उन्हें खराब तरीके से बनाया गया था। हम केवल बची हुई इमारतों को देखते हैं। यह गलती हमें सफलता की संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकने पर मजबूर करती है और दुनिया की अधूरी तस्वीर के आधार पर जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। हम विजेताओं को देखते हैं और जीत की कीमत और उन लोगों को भूल जाते हैं जो हार गए। आइए अब बात करते हैं कि हम दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं। यहां भी हमारा दिमागस हमारे लिए कुछ दिलचस्प जाल बिछाए बैठा है, और इनमें से पहला है हेलो इफेक्ट या ऑरियोल इफेक्ट। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए शख्स से मिलते हैं और वह देखने में बहुत आकर्षक है। आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही उसे और भी कई अच्छी खूबियां दे देते हैं। हमें लगेगा कि वह समझदार भी है, दयालु भी, कामयाब भी, और उसका हास्य बोध भी अच्छा है। एक खास सकारात्मक गुण, इस मामले में खूबसूरती, उस व्यक्ति के चारों ओर एक चमकता हुआ ऑनरियोल या प्रभाव मंडल बना देता है, जो हमारी पूरी धारणा को रंगीन कर देता है। यह इफेक्ट सिर्फ बाहरी दिखावे पर ही काम नहीं करता। अगर हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति एक कामयाब डॉक्टर है, तो हम अपने आप उसे एक अच्छा गृहस्थ और ईमानदार नागरिक मान लेंगे। अगर किसी ने मजेदार ढंग से मजाक किया, तो हम मान लेंगे कि वह बहुत बुद्धिमान भी है। मार्केटिंग करने वाले और पीआर वाले इस इफेक्ट को बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि खूबसूरत और मशहूर कलाकार सब कुछ का विज्ञापन करते हैं, गाड़ियों से लेकर बैंक सेवाओं तक। उनकी सकारात्मक छवि जैसे कि उस प्रोडक्ट पर चली जाती है जिसका वे प्रचार करते हैं। हम सिर्फ घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपने पसंदीदा स्टार की जीवन शैली का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। तो अगली बार जब आप पहली नजर में किसी से प्रभावित हों, तो खुद से पूछिए,
कहीं मैं उसके ऑरियोल या प्रभामंडल के असर में तो नहीं हूं? जिस तरह रोशनी के साथ परछाई जुड़ी होती है, उसी तरह हेलो इफेक्ट का एक नकारात्मक पहलू भी है, जिसे हॉर्न इफेक्ट या शैतानी प्रभाव कहते हैं। यह ठीक उसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत तरीके से। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में पहली जानकारी नकारात्मक मिलती है, तो वह उसके बाकी सभी गुणों पर एक बुरा असर डालती है। हम मानो उस पर काल्पनिक सींग लगा देते हैं। उसकी एक भी नकारात्मक विशेषता हमें पूरे व्यक्ति पर ही संदेह करने को मजबूर कर देती है। मिसाल के तौर पर, आप पाते हैं कि आपका नया सहकर्मी ठीक से कपड़े नहीं पहनता। आपका दिमाग तुरंत यह निष्कर्ष निकाल सकता है, ओह, तो ये आलसी भी होगा, गैर जिम्मेदार भी, और शायद उतना समझदार भी नहीं। या किसी ने मैसेज में एक छोटी सी व्याकरण या वर्तनी की गलती कर दी, और आप तुरंत उसके कुल बुद्धि स्तर के बारे में राय बना लेते हैं। यह प्रभाव खासकर नौकरी के इंटरव्यू या पहली डेट पर बेहद खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी अटपटी हरकत, एक खराब मजाक या कोई विवादास्पद राय पूरी तरह से पहली छाप बिगाड़ सकती है। भले ही बाकी सभी मायनों में वह व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सही क्यों न हो। हम उस पहले नकारात्मक खामी को पकड़ लेते हैं और फिर अपने बुरे विचार की पुष्टि ढूंढने लगते हैं, सारी अच्छी बातों को नजरअंदाज करते हुए। हॉर्न इफेक्ट को समझना यही सिखाता है कि हमें लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए और किसी एक छोटी सी बात पर जो हमें पसंद ना आई हो, तुरंत कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, पहली छाप अक्सर धोखे भरी हो सकती है। सोचने का एक तरीका है जो बताता है कि क्यों हम दूसरों के लिए इतने कठोर न्यायाधीश होते हैं और खुद के लिए बेहतरीन वकील। इसे मौलिक आरोपण त्रुटि, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। यह नाम सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा है। जब हम किसी और के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर उसके व्यक्तिगत गुणों, जैसे उसके स्वभाव, इरादों या व्यक्तित्व के प्रभाव को ज्यादा आंकते हैं। और ऐसा करते समय हम स्थिति और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव को कम आंकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा कोई सहकर्मी मीटिंग में देर से आता है, तो हमारा पहला विचार होता है, यह कितना लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। हम उसके इस काम का कारण उसके आंतरिक गुणों को मानते हैं, लेकिन जब हम खुद देर से होते हैं, तो क्या होता है? हम तुरंत हजार बाहरी कारण ढूंढ लेते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, अलार्म बजा ही नहीं, लिफ्ट फंस गई थी। हम शायद ही कभी खुद से कहते हैं, मैं देर से आया क्योंकि मैं लापरवाह हूं। नहीं, हम अपने इस काम का कारण उन परिस्थितियों को बताते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। ये सरल तंत्र अनगिनत शिकायतों और झगड़ों की जड़ है। यह हमें दूसरों को खराब चरित्र वाले खलनायक के रूप में देखने पर मजबूर करता है और खुद को ऐसे अच्छे लोग मानते हैं जो मुश्किल हालात में फंस गए थे। हम दूसरों को उनके कामों से आंकते हैं और खुद को अपने इरादों से। इस गलती को पहचानना थोड़ा और समझदार और कम आलोचनात्मक व्यक्ति बनने की दिशा में पहला कदम है। तो चलिए, अब बात करते हैं उन अधूरे कामों और सीरियलों की जो सबसे दिलचस्प मोड़ पर रुक जाते हैं। कभी सोचा है कि ये हमारे ज़हन में इतने गहरे क्यों बैठ जाते हैं? इसके लिए हमें सोवियत मनोवैज्ञानिक ब्लूम ज़ेगर्निक और उनकी शानदार खोज ज़ेगर्निक इफेक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस खोज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ज़ेगर्निक एक कैफे में बैठी थी और उन्होंने गौर किया कि वेटर उन सभी ऑर्डरों को छोटी से छोटी बात तक याद रखते हैं जिनका बिल अभी तक नहीं चुकाया गया था। लेकिन जैसे ही ग्राहक बिल चुकाता, वेटर को वह सब कुछ तुरंत भूल जाता था जो उसने ऑर्डर किया था। पूरा किया गया काम जैसे दिमाग से मिट जाता था, जबकि अधूरा काम ऑपरेटिंग मेमोरी में अटका रहता था, जिससे एक तरह का तनाव पैदा होता था। यह इफेक्ट हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। हम किसी अधूरी बातचीत को लेकर परेशान होते रहते हैं। हमें वह काम चिढ़ाता है जिसे हमने शुरू तो किया, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। यही वजह है कि किसी समस्या का हल न मिलने तक उसके बारे में सोचना बंद करना इतना मुश्किल होता है।
और जाहिर है कंटेंट बनाने वाले इस बात का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। सीरियलों के क्लिफहैंगर इसके बेहतरीन उदाहरण है। ये जैगर्निक इफेक्ट का क्लासिक रूप है। एक अधूरी कहानी हमारे दिमाग को सोचने, तरह तरह की थ्योरीज बनाने और बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर कर देती है। ऐसे हेडलाइंस के साथ भी यही होता है, जैसे वह बस स्टेज पर आया और आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हमें एक पहेली और अधूरापन दिया जाता है और हम चाहते हुए भी उस पर क्लिक किए बिना नहीं रह पाते ताकि इस गेस्टाल्ट को पूरा कर सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी सीरियल के बीच में उसे बंद करना इतना मुश्किल क्यों होता है। आइए अब हमारी मानसिक स्थिति की एक ऐसी अवस्था की बात करें जो बेहद दिलचस्प भी है और थोड़ी असहज भी। संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यह आंतरिक बेचैनी का वो एहसास है जो तब पैदा होता है जब हमारे मन में दो विरोधी विचार, मान्यताएं या मूल्य आपस में टकराते हैं, या फिर जब हमारे कार्य हमारे विश्वासों के खिलाफ होते हैं। इसका एक आम उदाहरण देखें। एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जिसे पता है कि धूम्रपान जानलेवा है, उसके दिमाग में दो विचार टकराते हैं। मैं सिगरेट पीता हूं और सिगरेट जान लेती है। यह एक गहरा आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। इस असहज भावना से छुटकारा पाने के लिए उसके पास कुछ रास्ते होते हैं। पहला और सबसे मुश्किल रास्ता है अपने व्यवहार को बदलना, यानी धूम्रपान छोड़ देना। लेकिन हमारा दिमाग खुद को सही ठहराने में उस्ताद होता है, इसलिए अक्सर दूसरे रास्ते चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अपनी मान्यता बदल सकता है, यह उतना भी हानिकारक नहीं है। मेरे दादाजी 90 साल तक सिगरेट पीते थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। या फिर एक नई मान्यता जोड़ सकते हैं जो इस संघर्ष को शांत कर दे। हाँ, यह हानिकारक है, लेकिन यह मुझे तनाव से निपटने में मदद करता है, और तनाव तो इससे भी ज्यादा हानिकारक है। ऐसा ही कुछ तब भी होता है जब हम कोई महंगी और असल में अनावश्यक खरीदारी करते हैं। हम खुद को यह समझाने लगते हैं कि यह चीज हमें बहुत जरूरी थी और वैसे भी यह पैसे का अच्छा निवेश है। हम अपनी गलती मानना नहीं चाहते क्योंकि इससे फिर से विसंगति पैदा होगी। अपने फैसले को सही मानना ज्यादा आसान होता है। यह तंत्र हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है, लेकिन अक्सर हमें वास्तविकता को वैसे ही देखने से रोकता है जैसी वह है। अब बात करते हैं कि भीड़ हम पर कैसे असर डालती है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। आप सड़क पर खड़े हैं और अचानक एक व्यक्ति ऊपर की ओर देखने लगता है। संभावना है कि आप उसे अनदेखा कर देंगे, लेकिन अगर 5 लोग ऊपर देख रहे हो तो आप लगभग निश्चित रूप से अपना सिर ऊपर उठा लेंगे। और अगर 50 लोग ऐसा कर रहे हो तो आप बिना सोचे समझे ऐसा करेंगे। यह बहुमत से जुड़ने के प्रभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसे अक्सर भेड़ चाल या भीड़ का मनोविज्ञान भी कहा जाता है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारे लिए किसी समूह का हिस्सा होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अक्सर मान्यताओं को अपनाने, फैशन या ट्रेंड्स का पालन करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे होते हैं। यह एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है। अगर बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह शायद सही और सुरक्षित होगा। हमें खुद से सोचने और विश्लेषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रभाव सभी फैशन ट्रेंड्स, वायरल चुनौतियों, चैलेंजेस और यहां तक कि राजनीतिक आंदोलनों के मूल में है। मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल लगातार होता है। जैसे हमें दिखाया जाता है कि 10 में से 9 डेंटिस्ट इसकी सलाह देते हैं, या ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला है। हमें जैसे यह बताया जाता है, सबने अपना चुनाव कर लिया है, तुम भी शामिल हो जाओ, पीछे मत रहो। इस प्रभाव का खतरा यह है कि यह हमारी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बंद कर सकता है। हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमने खुद से तय नहीं किया होता, बल्कि सिर्फ इसलिए कि सब ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी यह हानिरहित होता है, लेकिन कभी कभी इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। जब भीड़ कोई गलत या खतरनाक फैसला ले लेती है समूहों के विषय को आगे बढ़ाते हुए, आइए अब हम एक ऐसे सामाजिक पहलू पर बात करें जो बेहद परेशान करने वाला और डरावना है।
इसे दर्शक प्रभाव या जेनोवेस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसका सार जितना सीधा है उतना ही भयानक भी है। जितनी ज्यादा भीड़ किसी आपात स्थिति को देखती है, जैसे सड़क पर किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ते हुए, मदद मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। यूं तो लगता है कि इसका उल्टा होना चाहिए, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मदद की उम्मीद। लेकिन भीड़ का मनोविज्ञान अलग तरह से काम करता है। यहाँ जिम्मेदारी का फैलाव नामक एक घटना घटित होती है। हर एक व्यक्ति सोचने लगता है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, जरूर किसी और ने एम्बुलेंस को बुला लिया होगा, या मैं ही क्यों दखल दूं। जिम्मेदारी सभी मौजूद लोगों में बच जाती है और परिणाम स्वरूप कोई भी आगे बढ़कर मदद नहीं करता। इसके अतिरिक्त लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। अगर आसपास सब बस खड़े देख रहे हों, तो व्यक्ति सोचने लगता है, जब कोई घबरा नहीं रहा तो शायद कुछ भी गंभीर नहीं है। इसे बहुवचन अज्ञानता, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। हर कोई भ्रमित होता है, पर हर कोई सोचता है कि बाकी लोग शांत हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है। यह प्रभाव हमें एक भयानक सबक देता है। किसी भी गंभीर या आपात स्थिति में अनाम भीड़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आपको मदद चाहिए तो किसी एक व्यक्ति को सीधे संबोधित करें, जैसे, सुनो, लाल जैकेट पहने हुए आप, एम्बुलेंस बुलाओ। यह जिम्मेदारी के फैलाव को तोड़ता है और आपकी जान बचने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक ऐसी भी चाल है जिसमें समझदार से समझदार लोग भी फंस जाते हैं, खासकर जब बात समय, पैसे या मेहनत की आती है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी, संक कॉस्ट फैलेसी या कॉनकॉर्ड इफेक्ट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने सिनेमा का टिकट खरीदा है। आप हॉल में बैठते हैं, फिल्म शुरू होती है और 20 मिनट बाद ही आपको एहसास होता है कि यह बेहद उबाऊ और नीरस है। आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग इसे अंत तक देखने के लिए वहीं बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये टिकट के पैसे तो पहले ही दे दिए हैं। ये ही वो पैसे हैं जो एक बार खर्च हो गए तो वापस नहीं मिल सकते। इन्हें ही सक कॉस्ट कहते हैं और हम इनसे पूरी शिद्दत से चिपके रहते हैं। खुद को उन चीजों को करते रहने पर मजबूर करते हैं जो हमें पसंद नहीं या जो साफ तौर पर असफल है। हमें लगता है कि हम अपनी लागत वसूल कर रहे हैं, जबकि असल में हम स्थिति को और खराब कर रहे होते हैं और अपना कीमती समय भी बर्बाद कर रहे होते हैं। यह प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। हम रेस्टोरेंट में बेस्वाद खाना इसलिए खाते रहते हैं क्योंकि उसके पैसे दे चुके हैं। हम एक उबाऊ किताब इसलिए पढ़ते रहते हैं क्योंकि आधी पढ़ चुके हैं। हम सालों तक एक असफल बिजनेस प्रोजेक्ट से चिपके रहते हैं जिसमें हमने बहुत पैसा लगाया है। या इससे भी बदतर, हम नाखुश रिश्तों में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि इतने साल हो गए हैं साथ रहते हुए। तार्किक फैसला तो ये होगा कि पिछली लागतों को नजरअंदाज किया जाए और मौजूदा स्थिति व भविष्य की संभावनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाए। लेकिन हमारा दिमाग नुकसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता। उसे हमें आगे भी परेशान होते रहने देना आसान लगता है, बजाय यह मानने के कि हमारा शुरुआती फैसला एक गलती थी। चलो, अब हाथ से बनी चीजों की बात करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बेढंगी सी स्टूल जिसे आपने खुद अपने हाथों से बनाया है, वो आपको दुकान से खरीदी गई एक परफेक्ट कुर्सी के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती और खूबसूरत लगती है? अगर हाँ, तो आप आइकिया इफेक्ट के असर में हैं। इसका नाम स्वीडन की मशहूर फर्नीचर कंपनी आइकिया के नाम पर यूं ही नहीं रखा गया है। शोधकर्ताओं ने देखा है कि लोग उन चीजों को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं या पसंद करते हैं जिनके बनने या जुड़ने में उन्होंने खुद अपनी मेहनत लगाई होती है, भले ही उनका नतीजा सच कहें तो उतना परफेक्ट न हो। ये असर इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज को अपना ही एक हिस्सा, अपनी कोशिशों का ही एक विस्तार मानने लगते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया, भले ही वह कितनी भी तकलीफ दे रही हो और हमें उलझे हुए निर्देशों को लेकर कितनी ही बार झुंझलाहट हुई हो, एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर देती है। ये सिर्फ एक छोटी मेज नहीं है। यह आपके धैर्य, आपकी लगन का सबूत है। यह आपका काम है।
यही वजह है कि खुद बनाओ DIY किट, फिर चाहे वो खाना बनाने के किट हों या खिलौने जोड़ने वाले मॉडल, इतने ज्यादा मशहूर हैं। कंपनियां हमें सिर्फ सामान नहीं बेचती, बल्कि काम पूरा होने पर मिलने वाली संतुष्टि और गर्व का एहसास भी बेचती है। हम सिर्फ उत्पाद के लिए ही नहीं, बल्कि उसमें अपना योगदान देने के मौके के लिए भी पैसे देते हैं। तो अगली बार जब आपका दोस्त आपको अपनी टेढ़ी मेढ़ी जोड़ी हुई अलमारी पूरे उत्साह से दिखाए, तो तुरंत हंसने मत लग जाना। उसके लिए वो अलमारी किसी कलाकृति से कम नहीं होगी। चलिए, अब हमारे सामाजिक डर की बात करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे और अचानक आपकी कमीज पर एक छोटा सा दाग दिख गया और पूरी शाम आपको लगा कि हर कोई सिर्फ उस दाग को ही देख रहा है और आपको परख रहा है? या फिर किसी प्रेजेंटेशन में आपकी जबान फिसल गई और आपको लगा कि अब सभी श्रोता उसी के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो भावना है कि आप पर एक तेज स्पॉटलाइट चमक रही है और हर कोई सिर्फ आपकी कमियां और गलतियां ही देख रहा है, इसी को स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। अच्छी खबर यह है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में हमारे आसपास के ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च से पता चलता है कि हम दूसरों के ध्यान को अपनी तरफ लगभग 2 गुना ज्यादा आंकते हैं। दूसरे लोग अपनी सोच में, अपनी समस्याओं में और अपनी कमीज के अपने दागों में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास आपको बारीकी से देखने का समय नहीं है। ये इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी ही दुनिया के केंद्र हैं। हम लगातार खुद का विश्लेषण करते रहते हैं और हमें लगता है कि दूसरे भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। हम अपने विचारों से बाहर निकलकर किसी और की नजरों से चीजों को नहीं देख पाते। तो अगली बार जब आप अपनी शक्ल या व्यवहार की किसी छोटी सी बात पर परेशान हो, तो बस स्पॉटलाइट इफेक्ट को याद करें और गहरी सांस लें। ज्यादातर किसी ने कुछ देखा भी नहीं होगा, और अगर देखा भी तो 5 सेकंड में भूल गए होंगे। और अब बात करते हैं कि बुरी खबरें हम पर इतना गहरा असर क्यों डालती हैं। एक आलोचना 10 तारीफों पर क्यों भारी पड़ जाती है, या फिर कई अच्छे पलों के बावजूद एक बुरी घटना हमारा मूड लंबे समय के लिए क्यों खराब कर देती है। इसकी वजह है नकारात्मक पूर्वाग्रह, जिसे नेगेटिव असिमेट्री भी कहते हैं। इस संज्ञानात्मक विकृति का सार यह है कि हमारा दिमाग सकारात्मक घटनाओं, विचारों और भावनाओं की तुलना में नकारात्मक बातों को कहीं ज्यादा महत्व देता है। यह एक विकासवादी तंत्र है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। जंगली माहौल में जीवित रहने के लिए झाड़ियों में छिपे शिकारी को समय पर पहचानना किसी खूबसूरत फूल को देखने से कहीं ज्यादा जरूरी था। खतरे को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता था, जबकि किसी अच्छी चीज को न देख पाना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। यह प्राचीन प्रोग्राम कोड आज भी हमारे दिमाग में सक्रिय है। इसीलिए हम अपनी गलतियों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए मीडिया में बुरी खबरें ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। इसीलिए हम खुशी के पलों से ज्यादा मन में बैठी कड़वाहट या अपमान को लंबे समय तक याद रखते हैं। बॉस की एक तीखी टिप्पणी हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है, भले ही उससे पहले 5 सहकर्मियों ने हमारी तारीफ की हो। एक असफल डेट हमें पूरे एक हफ्ते तक नाकाम महसूस करा सकती है। इस पूर्वाग्रह के बारे में जानना ही इससे लड़ने का पहला कदम है। यह जरूरी है कि हम जानबूझकर सकारात्मक पलों को देखें और उनकी कद्र करें, ताकि कोई एक नकारात्मक घटना हमारी पूरी जिंदगी को काला न कर दे। तो अब हम अपनी मानसिक दुनिया के एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय पहलू पर नजर डालते हैं, प्लेसबो प्रभाव। हम सबने इसके बारे में सुना है। यह वह स्थिति है जब किसी मरीज को एक खाली गोली दी जाती है, जैसे कि सामान्य चीनी से बनी गोली, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह एक बहुत शक्तिशाली दवा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति को सचमुच बेहतर महसूस होने लगता है। प्लेसबो प्रभाव कोई कल्पना नहीं है और न ही यह केवल आत्म सुझाव है। यह एक वास्तविक मापने योग्य मनोशारीरिक घटना है। MRI स्कैन का उपयोग करके किए गए शोध से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति प्लेसबो लेता है,
तो उसके मस्तिष्क में वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो प्राकृतिक दर्द निवारक एंडोर्फिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी दवा पर विश्वास करने के बाद मस्तिष्क स्वयं शरीर को ठीक करना शुरू कर देता है। इस प्रभाव की शक्ति अविश्वसनीय है। यह सिर्फ गोलियों तक ही सीमित नहीं है। ज्यादा महंगी डमी पिल्स सस्ती वाली की तुलना में ज्यादा असरदार होती है। प्लेसबो इंजेक्शन गोलियों से ज्यादा प्रभावी होते हैं। यहां तक कि नकली सर्जरी भी, जहां सर्जन सिर्फ एक चीरा लगाता है, असली ऑपरेशन जितना ही आराम दे सकती है। ये सब साबित करता है कि हमारी उम्मीदें और विश्वास हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कितनी गहराई से असर डालते हैं। अगर हम ठीक होने में विश्वास करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क शरीर के आंतरिक संसाधनों को सक्रिय कर देता है। प्लेसबो प्रभाव इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि मन और शरीर के बीच की सीमा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम आमतौर पर सोचते हैं। हमारा विश्वास सचमुच चमत्कार कर सकता है, लेकिन प्लेसिबो की इस सकारात्मक शक्ति का एक स्याह पहलू भी है, नोसेबो प्रभाव। यह ठीक उसी विश्वास और अपेक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन बिल्कुल उल्टे तरीके से। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि कोई चीज उसे नुकसान पहुंचाएगी, तो वह सचमुच उसमें नकारात्मक लक्षण पैदा कर सकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण दवाओं के दुष्प्रभाव है। किसी भी दवा के साथ आने वाले निर्देशों में संभावित दुष्प्रभावों की एक लंबी सूची होती है। बहुत ज्यादा संवेदनशील या चिंतित लोग इस सूची को पढ़ने के बाद अपने अंदर वे सभी लक्षण महसूस करने लगते हैं, भले ही वे प्लेसिबो ले रहे हों। उनका मस्तिष्क एक नकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा में उसे स्वयं ही निर्मित कर देता है। नोसेबो प्रभाव बड़े वैश्विक स्तर पर भी प्रकट हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि समाचारों में किसी विशेष लक्षणों वाली बीमारी के प्रकोप की खबर आती है, तो कुछ लोग, भले ही वे संक्रमित न हो, वही लक्षण अनुभव करने लगते हैं। उनका डर और बीमारी की आशंका शारीरिक स्तर पर वास्तविक हो जाती है। यहां तक कि एक डॉक्टर के शब्द भी नोसिबो का काम कर सकते हैं। यदि डॉक्टर मरीज से कहे, यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, तो मरीज को शायद उससे कहीं ज्यादा दर्द महसूस होगा, जितना कि उसे यह कहने पर होता। आपको थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है। नोसेबो प्रभाव हमें दृढ़ता से याद दिलाता है कि हमारी नकारात्मक अपेक्षाएं और भय हमें उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि वास्तविक वायरस या चोटें। शब्दों और विचारों की शक्ति न केवल इलाज कर सकती है, बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं राशिफल, भविष्यवाणियों और लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की। लाखों लोग क्यों पढ़ते हैं सामान्य और अस्पष्ट विवरण और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हाँ, यह तो बिल्कुल मेरे बारे में है। इसका जवाब पर्णम प्रभाव में छिपा है, जिसे फोरर प्रभाव या पॉलियाना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका सार यह है कि लोग अपने व्यक्तित्व के विवरणों की सटीकता को बहुत ज्यादा आंकते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाए गए हैं। लेकिन असल में वे इतने सामान्य होते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों पर लागू हो सके। मनोवैज्ञानिक बर्ट्राम फोरर ने एक क्लासिक प्रयोग किया। उन्होंने अपने छात्रों को एक व्यक्तित्व परीक्षण दिया और फिर सभी को एक ही परिणाम वितरित किया, जो एक राशिफल से लिया गया था। इसमें ऐसे वाक्य थे, आपको दूसरों से प्यार और प्रशंसा की जरूरत है। कभी कभी आप बहुत आत्म आलोचक होते हैं। हालांकि आप में कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप उनकी भरपाई करने में सक्षम हैं। फिर उन्होंने छात्रों से मूल्यांकन करने को कहा कि यह विवरण उन्हें कितनी सटीक रूप से सूट करता है। 5 बिंदु पैमाने पर औसत रेटिंग 4.26 थी। लगभग सभी ने माना कि यह उनके व्यक्तित्व का अविश्वसनीय रूप से सटीक चित्रण था। यह प्रभाव इसलिए काम करता है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से पुष्टि की तलाश करते हैं और उन वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें सूट करते हैं, बाकी को नजरअंदाज करते हुए। ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ और छद्म मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माता बर्नम प्रभाव का उपयोग करने में असली माहिर होते हैं।
वे हमें वही देते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम खुशी खुशी उनकी दूरदर्शिता पर विश्वास करते हैं। एक और फंदा हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, भले ही हम एक बेकाबू नाव पर भाग्य के भरोसे बह रहे हों। इसे नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम उन घटनाओं को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं जो असल में हमारे नियंत्रण से बाहर और महज आकस्मिक होती है। यह कई अलग अलग और कभी-कभी हास्यास्पद रूपों में सामने आता है। मिसाल के तौर पर, एक कैसीनो खिलाड़ी पासे को तब जोर से फेंकता है जब उसे बड़ी संख्या चाहिए होती है, और धीरे से जब छोटी संख्या। वह अनजाने में मानता है कि पासा फेंकने की ताकत से परिणाम पर असर पड़ेगा। या फिर एक फुटबॉल प्रशंसक जो अपनी खुशकिस्मत टी-शर्ट पहनकर टीवी के सामने बैठा है और अपनी मुद्रा नहीं बदलता, क्योंकि उसे यकीन है कि इससे उसकी टीम को जीतने में मदद मिलती है। या वह इंसान जो पैदल चलने वाले सिग्नल की बटन को कई बार दबाता है, यह सोचकर कि इससे हरी बत्ती जल्दी जल जाएगी, जबकि ज्यादातर मामलों में यह बटन बस एक दिखावा मात्र होता है। नियंत्रण का भ्रम हमें इस अप्रत्याशित दुनिया में सुरक्षा और सुकून का एहसास कराता है। हमें यह सोचना ज्यादा पसंद आता है कि हम किसी न किसी तरह स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, बजाय इसके कि यह स्वीकार करे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ महज संयोग की बात है। यह भ्रम कुछ हद तक उपयोगी भी हो सकता है। यह हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। हमें अनावश्यक जोखिम उठाने पर मजबूर करता है, जैसे कि जुए या शेयर बाजार में, जहां हमें लगता है कि हम यादृच्छिक उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और एक ऐसा प्रभाव है जो सामान्य चीजों को हमारे होते ही बेशकीमती बना देता है। इसे अधिकार प्रभाव या स्वामित्व प्रभाव कहा जाता है। इसका सार यह है कि कोई चीज सिर्फ हमारी हो जाने से हम उसे कहीं ज्यादा महत्व देने लगते हैं। इसे दर्शाने वाला एक क्लासिक प्रयोग इस प्रकार है। लोगों के एक समूह को सामान्य कॉफी मग दिए जाते हैं। दूसरे समूह को बिल्कुल वैसे ही मग खरीदने का प्रस्ताव दिया जाता है। फिर पहले समूह से पूछा जाता है कि वे अपना मग कितने में बेचने को तैयार है, और दूसरे समूह से वे इसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। और परिणाम हमेशा चौंकाने वाला होता है। मग के मालिक औसतन उस कीमत से 2 या यहां तक कि 3 गुना अधिक कीमत बताते हैं जो खरीदने वाले भुगतान करने को तैयार होते हैं। मग एक ही है, लेकिन कुछ के लिए यह सिर्फ एक वस्तु है, जबकि दूसरों के लिए यह मेरा मग है। इस प्रभाव को कई कारणों से समझाया जा सकता है। पहला, हमें जो चीजें हमारे पास हैं, उन्हें खोना पसंद नहीं है। इसे नुकसान से बचना कहा जाता है। किसी चीज से अलग होना एक नुकसान के रूप में देखा जाता है, जो उसी चीज को खरीदने की खुशी से ज्यादा दर्दनाक महसूस होता है। दूसरा, यह चीज हमसे जुड़ जाती है, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। अधिकार प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। एक पुरानी कार बेचने से लेकर जो हमें लगभग नई लगती है, पुराने कबाड़ से छुटकारा पाने की अनिच्छा तक। हम बस उन चीजों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाते जिन्हें हम अपना मानते हैं। अब बात करते हैं चुनाव की। हमें लगता है कि जितने ज्यादा विकल्प हों, उतना ही बेहतर होगा, है ना? हमें ज्यादा आजादी मिलती है और अपनी पसंद की चीज ढूंढने के ज्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। इस घटना को विकल्पों का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा विकल्प हमें खुश नहीं करते, बल्कि वे हमें फैसला लेने में उलझा देते हैं और हम अपने चुनाव से खुश नहीं रह पाते। जैम पर हुआ एक मशहूर एक्सपेरिमेंट इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। एक दुकान में ग्राहकों को 6 तरह के जैम चखने को दिए गए और दूसरी में 24। ज्यादा बिक्री कहाँ हुई? वहां जहां सिर्फ 6 तरह के जैम थे। 24 किस्म के जैम का बड़ा ढेर ज्यादा लोगों को काउंटर पर लाता तो था, लेकिन आखिर में ज्यादातर लोग कुछ भी खरीदे बिना लौट जाते थे। चुनाव इतना मुश्किल और थका देने वाला था। और अगर हम बहुत सारे विकल्पों में से कुछ चुन भी लेते हैं,
तब भी हम उससे कम ही संतुष्ट होते हैं। हम सोचने लगते हैं, कहीं कोई दूसरा विकल्प बेहतर तो नहीं था? कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जो बिल्कुल सही होता? जब विकल्प कम होते हैं, तो चुनना आसान होता है और हम अपने फैसले पर ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। यह विरोधाभास बताता है कि क्यों हम रेस्टोरेंट में घंटों तक मेन्यू या ऑनलाइन दुकानों में कैटलॉग खंगालते रहते हैं और आखिर में खुश होने की बजाय थका हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। यह प्रभाव दिखाता है कि जानकारी पेश करने का तरीका कभी कभी उसके विषय वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासकर तब जब यह तरीका काव्यात्मक हो। पेश है तुकबंदी का प्रभाव, जिसे राइम एज रीजन इफेक्ट भी कहते हैं। इसकी मूल बात बहुत आसान है। जो दावे तुकबंदी में होते हैं, वे हमें उन दावों से ज्यादा सच्चे, सटीक और विश्वसनीय लगते हैं जो गद्य में कहे जाते हैं। तुकबंदी किसी वाक्य को वजन, पूर्णता और एक अंदरूनी सत्यता प्रदान करती है। प्रसिद्ध कहावतों और लोकोक्तियों को याद करें। बिना मेहनत के मछली तालाब से नहीं निकलती। धीरे चलोगे तो दूर तक जाओगे। वे इतनी प्रवाहमय लगती हैं कि हम उन्हें अटल सत्य मान लेते हैं, भले ही उनके अर्थ पर ज्यादा गौर न करें। अब कल्पना कीजिए, अगर वे ऐसे लगती, तालाब से मछली निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्या प्रभाव वैसा ही रहता? बिल्कुल नहीं, है ना? विज्ञापनदाता और बाजार विशेषज्ञ इस प्रभाव का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिलेट, पुरुषों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं, या सफाई का मतलब टाइड जैसे नारे तुकबंदी के कारण ही याद रहते हैं और ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। यह संज्ञानात्मक चाल इसलिए काम करती है क्योंकि तुकबंदी वाले वाक्य हमारे दिमाग द्वारा आसानी से प्रोसेस हो जाते हैं। सुनने में वे हमें ज्यादा परिचित और सही लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सुसंगत और तुकबंदी वाला तर्क सुने, तो एक पल के लिए रुके। हो सकता है कि आपको तर्क से नहीं, बल्कि केवल कविता के जादू से मनाने की कोशिश की जा रही हो। तो अब बात करते हैं हमारे अंदर के विद्रोही की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही कोई चीज हमें मना की जाती है या हम पर थोपी जाती है, तो उसे पाने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, भले ही पहले हमें उससे कोई फर्क न पड़ता हो। इस मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को रिएक्टिव रेसिस्टेंस, प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यह हमारी पसंद की आजादी पर खतरे के प्रति हमारी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हमें लगता है कि कोई हमें नियंत्रित करने, रोकने या कुछ थोपने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे अंदर विरोध का भाव जाग उठता है। हम अपनी आजादी और स्वायत्तता साबित करने के लिए ठीक उल्टा करना शुरू कर देते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है किशोर। माता पिता उन्हें जितना ज्यादा किसी चीज से मना करते हैं, उनकी उस चीज को पाने की चाहत उतनी ही बढ़ जाती है। वाकई निषिद्ध फल हमेशा मीठा लगता है, लेकिन यह सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं होता। लगातार परेशान करने वाले विज्ञापन जो खरीदो, खरीदो, खरीदो चिल्लाते हैं, अक्सर हमें उनसे दूर कर देते हैं और हम कुछ भी खरीदना चाहते हैं, सिवाय उस खास चीज के। या जब कोई नेता हमें बहुत आक्रामक तरीके से खुद को वोट देने के लिए मनाता है, तो हम सिद्धांत के तौर पर उसके विरोधी को वोट दे सकते हैं। यह तंत्र एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता है। यह हमें हेरफेर और हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को छीनने की कोशिशों से बचाता है। लेकिन कभी कभी यह हमारे साथ एक अजीब मजाक करता है, जब हमें सिर्फ विरोध में अतार्किक और यहां तक कि हानिकारक फैसले लेने पड़ते हैं। होशियार चालाक लोग यह जानते हैं और उल्टे मनोविज्ञान की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। वे हमें जिस विकल्प की ओर ले जाना चाहते हैं, उससे हमें रोकने का नाटक करते हुए धीरे से उसी दिशा में धकेलते हैं। आइए बात करते हैं मानव सोच की एक ऐसी आम गलती की, जिसका सामना लगभग हर किसी ने किया होगा। यह है नियोजन की त्रुटि, यानी प्लानिंग एरर। इसका मूल कारण हमारी वह अनोखी क्षमता है जिसके तहत हम किसी भी काम को पूरा करने में लगने वाले समय का लगातार गलत अनुमान लगाते हैं। यह तब भी होता है जब हमने पहले भी ऐसे कई काम किए हों,
और हमेशा ही निर्धारित समय से पीछे रह गए हों। हमें लगता है यह रिपोर्ट तो बस 1 घंटे का काम है। कमरे की मरम्मत, अरे वीकेंड में निपटा देंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए 1 रात तो बहुत है। लेकिन हकीकत यह है कि 1 घंटा कब 3 में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सप्ताहांत 1 हफ्ते में तब्दील हो जाता है और आखिरी रात अक्सर तनावपूर्ण और नींदहीन गुजरती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहला कारण यह है कि हम अत्यधिक आशावादी होते हैं। योजना बनाते समय हम एक आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं जहां सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, कोई हमें परेशान नहीं करेगा और कोई भी अप्रत्याशित समस्या सामने नहीं आएगी। हम मानो एक वैक्यूम में योजना बनाते हैं। दूसरा, हम अक्सर अपने पिछले अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। भले ही हमने 100 बार ऐसा ही काम किया हो और हर बार उस पर 5 घंटे लगाए हों, फिर भी हमारा दिमाग किसी तरह इस बात पर कायम रहता है कि इस बार हम इसे जादू की छड़ी घुमाकर 2 घंटे में निपटा देंगे। हम अपनी ही गलतियों से कोई सीख नहीं लेते। यह त्रुटि ही समय पर काम पूरा न होने, लगातार देर होने और अनावश्यक तनाव का मूल कारण बनती है। इस पर काबू पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपनी सहज समय अनुमान पर विश्वास करना बंद कर दें। अपने अनुमानित समय को कम से कम दोगुना करें और अप्रत्याशित स्थितियों के लिए कुछ अतिरिक्त समय बफर जोड़ना सीखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई ऐसा गाना जो शुरुआत में आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन रेडियो पर 100 बार सुनने के बाद अचानक अच्छा लगने लगता है? या किसी अनजान चेहरे को जिसे आप अक्सर देखते हैं, समय के साथ ज्यादा आकर्षक समझने लगते हैं? इस घटना को सिंपल एक्सपोजर इफेक्ट या परिचय का सिद्धांत कहते हैं। इसका सार बहुत सीधा है। जो चीजें हमें परिचित लगती हैं, वे हमें पसंद आने लगती हैं। हम जितनी ज्यादा बार किसी ऐसी चीज से रूबरू होते हैं जो तटस्थ, न्यूट्रल या शुरुआत में थोड़ी नकारात्मक भी थी, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, धुन हो, शब्द हो या तस्वीर, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वह हमें पसंद आने लगेगी। यह प्रभाव आधुनिक विज्ञापन की रीढ़ की हड्डी है। मार्केटर्स जानते हैं, भले ही आपको जबरदस्ती थोपी गई एड विज्ञापन से नफरत हो, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य आपको पसंद आना नहीं, बल्कि लगातार आपकी नजरों के सामने बने रहना होता है। जो लोगों आप हर दिन देखते हैं, वह आपका अपना सा लगने लगता है। और जब आप किसी दुकान में कई अनजान ब्रांड्स के बीच चुनाव कर रहे होंगे, तो आपकी नजर या हाथ उस चीज की तरफ ज्यादा जाएगा जिससे आप पहले से परिचित हैं। परिचित मतलब सुरक्षित। यह हमारे पूर्वजों का एक और संदेश है। यही बात हमारे सामाजिक मेलजोल पर भी लागू होती है। जिन लोगों से हम ज्यादा मिलते जुलते हैं, वे हमें ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद लगते हैं। यही कारण है कि दोस्ती और पेशेवर संबंधों को बनाए रखने के लिए नियमित मुलाकातें और संपर्क इतने महत्वपूर्ण होते हैं। सिंपल एक्सपोजर इफेक्ट चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से हमारी पसंद नापसंद को आकार देता है। ये साबित करता है कि दोहराव, रिपीटिशन सिर्फ सीखने की ही नहीं, बल्कि पसंद करने की भी जननी है। अब आइए हम अपनी याददाश्त की उलझी हुई गलियों में उतरते हैं और क्रिप्टोमनेशिया नामक एक अनोखी घटना से रूबरू होते हैं। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बीमारी का नाम लगता है, लेकिन असल में यह हमारी याददाश्त में होने वाली एक काफी आम गड़बड़ी है। क्रिप्टोमनेशिया तब होता है जब आप किसी दूसरे के विचार, सोच या यहां तक कि धुन को अपना मान लेते हैं। ये किसी बुरी नीयत से नहीं होता। आप बस जानकारी के स्रोत को भूल जाते हैं, लेकिन वह जानकारी आपकी याददाश्त में बनी रहती है। और जब वह आपके दिमाग में उभरती है, तो आपका दिमाग पूरी ईमानदारी से यह मान लेता है कि उसने इसे अभी अभी बनाया है। इसे अनजाने में की गई साहित्यिक चोरी कहा जा सकता है। ऐसा सभी के साथ होता है। आप अपने दोस्त को वही चुटकुला सुना सकते हैं जो उसने आपको 1 हफ्ते पहले सुनाया था, या काम पर कोई शानदार विचार पेश कर सकते हैं जो असल में आपने कल किसी लेख में पढ़ा था। कई संगीतकार और लेखक साहित्यिक चोरी के आरोपों का सामना कर चुके हैं और इसकी वजह क्रिप्टोमनेशिया ही था। उन्होंने कहीं कोई धुन सुनी, उसे भूल गए
और कुछ सालों बाद वह उनके दिमाग में एक बिल्कुल नई और मौलिक धुन के रूप में सामने आई। यह प्रभाव दिखाता है कि याद रखने की प्रक्रिया कितनी जटिल और अपूर्ण है। हमारा दिमाग जानकारी को मेरा और तुम्हारा जैसे लेबल लगाकर नहीं रखता। कभी कभी ये लेबल खो जाते हैं और तब दूसरों के विचार हमें अपने लगने लगते हैं। हमारी याददाश्त कितनी अविश्वसनीय है, इस विषय पर आगे बढ़ते हुए आइए मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, गलत सूचना के प्रभाव पर बात करें। यह प्रभाव साबित करता है कि हमारी यादें अतीत की कोई सटीक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि एक लगातार संशोधित और अपडेट होती रहने वाली पटकथा की तरह है। इस प्रभाव का सार यह है कि किसी घटना के बाद में मिली जानकारी हमारी उस घटना की यादों में अनजाने में घुल मिल सकती है और उन्हें बदल सकती है। कभी कभी तो इतना कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाए। मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस का एक क्लासिक प्रयोग इसे बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। प्रतिभागियों को एक कार दुर्घटना का वीडियो दिखाया गया। फिर एक समूह से पूछा गया, जब गाड़ियां आपस में टककर आईं तो उनकी गति क्या थी? और दूसरे समूह से, जब गाड़ियां एक दूसरे से तेजी से टकराईं तो उनकी गति क्या थी? जिन प्रतिभागियों के प्रश्न में तेजी से टकराईं शब्द का प्रयोग हुआ था, उन्होंने गाड़ियों की गति काफी ज्यादा बताई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात एक हफ्ते बाद सामने आई, जब प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या उन्होंने वीडियो में टूटा हुआ शीशा देखा था, तो जिन लोगों ने तेजी से टकराई शब्द सुना था, उन्होंने कहीं ज्यादा बार हाँ में जवाब दिया, जबकि वीडियो में कोई टूटा हुआ शीशा था ही नहीं। सिर्फ एक शब्द ने उनकी पूरी याददाश्त बदल दी। यह प्रभाव कानूनी मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि गवाहों की गवाही कितनी अविश्वसनीय हो सकती है, क्योंकि उनकी यादें जांचकर्ता के भ्रामक सवालों, मीडिया की जानकारी या अन्य चश्मदीदों से बातचीत से भी प्रभावित हो सकती है। हमारी याददाश्त कोई तिजोरी नहीं है, बल्कि गीली मिट्टी की तरह है जिसे मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। जरा अतीत की किसी महत्वपूर्ण घटना को याद कीजिए, जैसे किसी बड़े खेल का नतीजा या किसी चुनाव के परिणाम। क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि उसका परिणाम बिल्कुल साफ और शुरुआत से ही अनुमानित था? अगर हां, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन नामक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के प्रभाव में है, जिसे आमतौर पर मुझे तो पता ही था इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह संज्ञानात्मक भ्रम हमें बीती हुई घटनाओं को असलियत से कहीं ज्यादा अनुमानित समझने पर मजबूर करता है, जबकि उनके घटित होने से पहले वे उतनी स्पष्ट नहीं थीं। पीछे मुड़कर देखने पर अतीत हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित लगता है। जब हमें अंतिम परिणाम पता होता है, तो हमारा मस्तिष्क सभी पिछले तथ्यों को उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। यह कारणों और परिणामों की एक ऐसी सुसंगत श्रृंखला बनाता है जो सीधे उसी परिणाम तक ले जाती है और उन सभी जानकारियों को अनदेखा कर देता है जो किसी और परिणाम की संभावना की ओर इशारा करती थीं। वर्तमान क्षण की सारी अनिश्चितता और अव्यवस्था गायब हो जाती है और उसकी जगह व्यवस्था का एक भ्रम ले लेता है। यह प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। बाजार में गिरावट के बाद वित्तीय विश्लेषक पूरे आत्मविश्वास से समझाते हैं कि यह क्यों अपरिहार्य था। इतिहासकार युद्धों का वर्णन ऐसे करते हैं मानो उनका परिणाम पहले से ही तय था, और हम खुद अपनी पिछली गलतियों को देखते हुए खुद को कोसते हैं। मैं ये कैसे नहीं देख पाया, सब कुछ तो इतना साफ था। वास्तव में वह स्पष्ट नहीं था। दरअसल हमारा मस्तिष्क एक प्रतिभाशाली संपादक है जो पीछे मुड़कर देखने पर एक जटिल और खुले अंत वाली कहानी को एक सरल तथा शिक्षाप्रद किस्से में बदल देता है। यह प्रभाव दुष्प्रचार, विज्ञापन और जनमत निर्माण के मूल में है, और यह साबित करता है कि कोई झूठ अगर पर्याप्त बार दोहराया जाए तो हमारे मन में सच बन सकता है। इसे सत्य का भ्रम या भ्रामक सत्य प्रभाव कहा जाता है। इसका सार यह है कि हम अक्सर सुनी जाने वाली बातों पर उनकी वास्तविक सच्चाई की परवाह किए बिना विश्वास करने लगते हैं। दोहराव से परिचित होने का एहसास होता है और हमारा दिमाग इस परिचितता को
गलती से विश्वसनीयता की निशानी मान बैठता है। अगर कोई बात जानी पहचानी लगती है, तो हमें लगता है कि हमने इसे कहीं सुना है और इसीलिए इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। प्रयोग दर्शाते हैं कि भले ही शुरुआत में व्यक्ति जानता हो कि कोई दावा झूठा है, बार बार दोहराए जाने पर वह उस पर शक करने लगता है और यहां तक कि उसे सच भी मान लेता है। दिमाग के लिए जानी पहचानी जानकारी को संसाधित करना ज्यादा आसान और आरामदायक होता है, बजाय इसके कि वह लगातार तथ्यों का विश्लेषण और जांच करे। इसी प्रभाव पर कई विज्ञापन अभियान आधारित होते हैं, जो एक ही स्लोगन को बार बार दोहराते हैं, या फिर राजनीतिक नारे जिन्हें हर संभव माध्यम से मतदाताओं के दिमाग में बिठाया जाता है। समय के साथ हम उनके अर्थ का विश्लेषण करना बंद कर देते हैं और इन वाक्यों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। ये फंदा आलोचनात्मक सोच के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। कुछ भी आंख मूंद कर स्वीकार करने से पहले, खासकर अगर आप इसे हर जगह सुन रहे हैं, खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये वाकई सच है या मुझे बस ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसे 100 बार सुना है। अब बात करते हैं उम्मीदों की ताकत की और कैसे वे हमारी वास्तविकता को आकार दे सकती है। पिग्मालियन प्रभाव, जिसे रोसेंथल प्रभाव या स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी घटना है जहां किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारी अपेक्षाएं उसके व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि अंततः वे अपेक्षाएं सच हो जाती हैं। इसका नाम एक प्राचीन यूनानी कहानी से आया है, जो मूर्तिकार पिग्मालियन के बारे में है, जिसने एक खूबसूरत लड़की की मूर्ति बनाई थी और उसे इतना प्यार किया कि वह सचमुच जीवित हो उठी। मनोविज्ञान में यह कुछ इसी तरह काम करता है। किसी व्यक्ति में हमारा विश्वास उसमें उन गुणों को जीवित कर सकता है जिन्हें हम देखना चाहते हैं। रोसेंथल का क्लासिक प्रयोग एक स्कूल में किया गया था। मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों के बीच एक आईक्यू टेस्ट किया और फिर शिक्षकों को उन बच्चों के नाम बताए जिन्होंने कथित तौर पर असाधारण परिणाम दिखाए थे और होशियार थे। असल में इन बच्चों को बेतरतीब ढंग से चुना गया था। लेकिन एक साल बाद क्या हुआ? ठीक इन्हीं होशियार छात्रों ने अपने सहपाठियों की तुलना में अपने आईक्यू में वास्तविक और महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई। क्यों? क्योंकि शिक्षकों ने उनसे अधिक उम्मीद करते हुए उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें अधिक ध्यान दिया, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दिए और उनकी अधिक प्रशंसा की और उनका समर्थन किया। शिक्षकों ने अपने इस रवैये से ऐसा माहौल बनाया जिसमें बच्चे अपनी क्षमता को उजागर कर सकें। यह प्रभाव विपरीत दिशा में भी काम करता है। अगर किसी व्यक्ति से कुछ भी उम्मीद नहीं की जाती है, तो संभवतः वह कोशिश भी नहीं करेगा। हमारी अपेक्षाएं केवल हमारे दिमाग में घूमने वाले विचार नहीं हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को महान उपलब्धियों के लिए प्रेरित कर सकता है और साथ ही उनके पंख भी कतर सकता है। यह प्रभाव दिखाता है कि सिर्फ क्या कहा गया है यह नहीं, बल्कि कैसे कहा गया है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फ्रेमिंग इफेक्ट, जिसे प्रस्तुति का प्रभाव भी कह सकते हैं, एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। इसमें जानकारी को पेश करने का तरीका उसके वास्तविक सार से कहीं ज्यादा हमारे सोचने और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। एक ही स्थिति को अलग अलग शब्दों में बताने पर हमारी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल विपरीत हो सकती है। हम उस फ्रेम पर प्रतिक्रिया देते हैं जिसमें जानकारी रखी गई है, न कि उसकी असल तस्वीर पर। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखें। आपको बीफ कीमा खरीदने के लिए कहा जाता है। एक पैकेट पर लिखा है 80% मांस, 20% वसा, और दूसरे पर 80% वसा रहित। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे, भले ही दोनों बातें मूल रूप से बिल्कुल एक ही हों। दरअसल वसा रहित शब्द एक सकारात्मक फ्रेम बनाता है, जबकि 20% वसा का जिक्र नकारात्मक फ्रेम देता है। ठीक इसी तरह यह खबर कि दवा 90% मामलों में प्रभावी है, उस खबर से कहीं बेहतर लगती है कि 10% मामलों में दवा काम नहीं करती। एक आर्थिक विकास कार्यक्रम जो 100,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, उस कार्यक्रम से ज्यादा आकर्षक लगता है
जो बेरोजगारी दर को केवल 1% कम करेगा। राजनेता, मार्केटिंग विशेषज्ञ और पत्रकार फ्रेमिंग के असली मास्टर होते हैं। वे जानते हैं कि जानकारी को सही फ्रेम में कैसे पेश किया जाए ताकि हमें किसी विशेष निष्कर्ष या निर्णय की ओर धकेला जा सके। इस प्रभाव को समझना हमें शब्दों की सुंदर पैकेजिंग या दिखावे के पीछे की असलियत को देखने में मदद करता है। तो पेश है एक और ऐसा प्रभाव जो यह साबित करता है कि दुनिया के प्रति हमारी धारणा बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है और संदर्भ पर बहुत निर्भर करती है। इसे कंट्रास्ट इफेक्ट या विरोधाभास का प्रभाव कहते हैं। इसका सार यह है कि हम किसी भी चीज की गुणवत्ता को पूर्ण मानकों से नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद चीजों से या हमने तुरंत पहले जो देखा है उससे तुलना करके आंकते हैं। हमारी समझ तुलना से ही सब कुछ बेहतर समझ में आता है कि सूत्र पर चलती है। उदाहरण के लिए, काले बैकग्राउंड पर एक ग्रे वर्ग हमें बहुत हल्का दिखाई देगा बनिस्बत उसी ग्रे वर्ग के जो सफेद बैकग्राउंड पर हो। वर्ग तो नहीं बदला, बदलाव सिर्फ उसके कंट्रास्ट में आया। बिक्री में इस सिद्धांत का खूब इस्तेमाल किया जाता है। एक कार विक्रेता आपको पहले सबसे महंगा मॉडल पूरी लग्जरी सुविधाओं के साथ दिखाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत, जो अपने आप में कुछ कम नहीं होती, आपको काफी वाजिब और यहां तक कि फायदेमंद लगेगी। या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर को लीजिए जो आपको कोई खास घर बेचना चाहता है। पहले वह आपको एक जैसी कीमत पर दो चार ऐसे घर दिखाएगा जो खुले तौर पर खराब और उपेक्षित होंगे। उनके मुकाबले टारगेट घर आपको किसी महल से कम नहीं लगेगा। कंट्रास्ट का यह प्रभाव इंसानों पर भी काम करता है। औसत दिखने वाला व्यक्ति कम आकर्षक लोगों की कंपनी में सुंदर लगेगा, और इसका ठीक उल्टा भी सच है। हम चीजों और लोगों को अकेले में बिना किसी संदर्भ के नहीं आंकते। हमारा निर्णय हमेशा एक संदर्भ बिंदु पर निर्भर करता है, जो या तो जानबूझकर बनाया जाता है या फिर यह संयोग से उत्पन्न होता है। अब हम एक ऐसे जबरदस्त प्रेरक की बात करते हैं जो हमें तेजी से और कभी-कभी नासमझी से काम करने पर मजबूर करता है। यह है कमी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्कैर्सिटी। इसका सूत्र बहुत सीधा है। कोई भी संसाधन जितना दुर्लभ, सीमित या मुश्किल से मिलने वाला होता है, वह हमें उतना ही ज्यादा कीमती लगता है। कुछ खोने का डर हमें कुछ पाने की चाह से कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से प्रेरित करता है। कुछ छूट जाने का डर, जिसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली दबाव का जरिया है। मार्केटिंग विशेषज्ञ इस सिद्धांत को बहुत पसंद करते हैं और हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। केवल आज के लिए स्टॉक सीमित है, सिर्फ 2 सीटें बची हैं। ये खास ऑफर केवल आपके लिए, जैसे जुमले कृत्रिम कमी पैदा करने के पारंपरिक उदाहरण हैं। वेबसाइटों पर उलटी गिनती वाले टाइमर जो बताते हैं कि ऑफर कब खत्म होगा, सीधे हमारे इसी डर को ट्रिगर करते हैं। कमी केवल मात्रा से ही नहीं, बल्कि समय से भी जुड़ी हो सकती है। जो जानकारी गुप्त या प्रतिबंधित के रूप में पेश की जाती है, वह हमें ज्यादा कीमती और सही लगती है। हम वह चीज पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि यह हमारी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाता है। यह सिद्धांत हमें अपने पूर्वजों से मिला है, जिनके लिए कोई दुर्लभ संसाधन, जैसे भोजन का स्रोत, सचमुच जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन आधुनिक दुनिया में यह सहज प्रवृत्ति अक्सर हमारे खिलाफ काम करती है। हमें बेवजह चीजें खरीदने और जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है, सिर्फ इस डर से कि बाद में शायद न मिले। अगला सिद्धांत बताता है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को मना करना इतना मुश्किल क्यों लगता है जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, और दुकानों में मुफ्त सैंपल इतने असरदार क्यों होते हैं। ये पारस्परिकता का सिद्धांत है, जिसे हम आपसी लेन देन का नियम भी कह सकते हैं। यह मानव समाज के मूलभूत नियमों में से एक है। इसका सार यह है कि हम एक सेवा के बदले सेवा, एक उपहार के बदले उपहार और एक रियायत के बदले रियायत लौटाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। यदि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो हमारे अंदर एक आंतरिक कर्ज का भाव उत्पन्न होता है, जो काफी असहज हो सकता है।
इस सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक सुपरमार्केट में एक प्रमोटर आपको मुफ्त में पनीर का एक टुकड़ा चखने के लिए देता है। आप उसे लेते हैं और तुरंत ही आप थोड़ा एहसानमंद महसूस करने लगते हैं। इसके बाद आपके लिए कुछ भी खरीदे बिना बस चले जाना काफी मुश्किल हो जाता है। या मान लीजिए, आपका कोई सहकर्मी आपको रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। जब वह अगली बार आपसे मदद मांगेगा, तो आपको उसे मना करना बहुत असहज लगेगा, भले ही आप उस समय बहुत व्यस्त क्यों न हो। इस सिद्धांत की शक्ति यह है कि यह अक्सर स्वचालित रूप से काम करता है, हमारी तार्किक सोच को दरकिनार करते हुए। खास बात यह है कि बदले में दी जाने वाली सेवा उस सेवा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है जो हमें मिली थी। एक छोटा अप्रत्याशित उपहार हमें गंभीर रियायतें देने के लिए मजबूर कर सकता है। इस नियम को समझना एक ओर तो मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है, और दूसरी ओर उन हेरफेरों को पहचानने में भी सहायक है, जहां एक अवांछित सेवा केवल हमें एहसानमंद महसूस कराने के लिए की जाती है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो बताता है कि किसी अच्छे काम के बाद हमें कुछ नुकसानदेह या गलत करने का मन क्यों करता है। इसे मॉरल लाइसेंसिंग या नैतिक छूट का प्रभाव कहते हैं। इसकी मूल बात यह है कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और अच्छे इंसान के रूप में हमारी छवि मजबूत होती है, तो हमें अंदर ही अंदर एक तरह की छूट या अनुमति मिल जाती है। इसके बाद हम थोड़ा डील दे देते हैं और खुद को कुछ अनैतिक या अनुशासनहीन काम करने की इजाजत दे देते हैं। उदाहरण के लिए, आपने सुबह जिम में खूब पसीना बहाया, खुद को शाबाशी दी, और आपका दिमाग कहता है, वाह, तुमने इतनी मेहनत की, अब तुम इनाम के हकदार हो। और बस फिर आप बेझिझक होकर बिना किसी पछतावे के एक बड़ा सा केक का टुकड़ा खा लेते हैं, जिसकी कैलोरी आपकी पूरी कसरत पर भारी पड़ जाती है। आपके अच्छे काम, जिम ने आपको बुरे काम ज्यादा खाने के लिए एक तरह का नैतिक अधिकार दे दिया। यही बात दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होती है। जैसे, जिस व्यक्ति ने अभी अभी चैरिटी में पैसे दान किए हैं, वह शायद किसी छोटी मोटी बात पर किसी को धोखा देने में ज्यादा हिचकिचाएगा नहीं। या फिर वह इंसान जिसने पूरे दिन सिर्फ हेल्दी खाना खाया, शाम को खुद को एक पैकेट चिप्स खाने की इजाजत दे देता है। हम जैसे अपने अंदर एक नैतिक हिसाब किताब रखते हैं। कुछ अच्छा किया, समझिए, बैलेंस बढ़ा दिया। अब थोड़ा सा गलत काम करके इसे खर्च किया जा सकता है। यह जाल हमें अपने अच्छे इरादों में लगातार बने रहने से रोकता है और अक्सर आत्म सुधार के हमारे सभी प्रयासों को बेकार कर देता है। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और तुरंत खुद को एक कदम पीछे हटने की अनुमति दे देते हैं। आइए हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़े एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू पर गौर करें। इसे पारदर्शिता का भ्रम कहते हैं। यह हमारी वह प्रवृत्ति है जहां हम दूसरों की हमारे विचारों, भावनाओं और संवेगों को समझने की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। हमें लगता है कि हमारी आंतरिक स्थिति, चाहे वह घबराहट हो, हम झूठ बोल रहे हों, प्यार में हो या चिड़चिड़े हों, सचमुच हमारे माथे पर लिखी है और सभी के लिए स्पष्ट है। हमें महसूस होता है जैसे हम पूरी तरह पारदर्शी हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सार्वजनिक मंच पर बोलना है। जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं और बहुत घबराए हुए होते हैं, हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और हथेलियों में पसीना आ रहा होता है, तो हमें लगता है कि हॉल में बैठा हर व्यक्ति हमारा डर देख रहा है। हमें यकीन होता है कि हमारी आवाज कांप रही है और चेहरे पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में ज्यादातर श्रोता हमारी घबराहट का 10वां हिस्सा भी शायद ही देख पाते हैं। यही बात तभी होती है जब हम झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमारा झूठ इतना ओछा है कि कोई भी हमें तुरंत पकड़ लेगा। या जब हम किसी के प्रति अपनी पसंद को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी नजरें और मुस्कानें हमारी भावनाओं का जोर शोर से ऐलान कर रही हैं। असल में लोग हमारे आंतरिक भावों को उतना नहीं समझ पाते जितना हम सोचते हैं। हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं
और अपने हर अनुभव को तीव्रता से महसूस करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वे इतनी स्पष्ट नहीं होती। इस बात को समझना हमारी सामाजिक चिंता को काफी हद तक कम कर सकता है। इस बात की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। संभावना है कि वे आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना आपको लगता है। और अंत में, हमारी सूची में अंतिम प्रभाव एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो हमें बदलाव से दूर रखती है और हमें परिचित चीजों से जोड़े रखती है। इसे यथास्थिति पूर्वाग्रह, स्टेटस को बायस कहते हैं। इस पूर्वाग्रह का सार यह है कि हम चाहते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहे। मौजूदा स्थिति में कोई भी बदलाव हमें जोखिम भरा और संभावित रूप से नुकसानदेह लगता है। जानी पहचानी और परिचित चीजें, भले ही वे पूरी तरह सही न हो, हमें नई और अनजानी चीजों से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक लगती है। यह पूर्वाग्रह बताता है कि लोग सालों तक एक ही बैंक या मोबाइल ऑपरेटर की सेवाओं का इस्तेमाल क्यों करते रहते हैं, भले ही बाजार में बेहतर विकल्प मौजूद हों। बदलाव की प्रक्रिया उन्हें बहुत जटिल और परेशानी भरी लगती है और इसका नतीजा भी अप्रत्याशित लगता है। इसलिए सब कुछ वैसा ही छोड़ देना ज्यादा आसान लगता है। करियर में भी ऐसा ही होता है। हम किसी ऐसी नौकरी में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन वह स्थिर है। ऐसा हम अनिश्चितता में जाने से डरते हुए करते हैं, भले ही नई नौकरी में कहीं ज्यादा बेहतर संभावनाएं हों। हम हाथ में मौजूद चीज को ही बेहतर समझते हैं। यथास्थिति पूर्वाग्रह असल में हमारे मस्तिष्क के आलस्य और नुकसान से बचने की प्रवृत्ति का ही एक रूप है। कोई भी कदम उठाना या बदलाव करना एक संभावित जोखिम लगता है, जबकि निष्क्रिय रहना हमें डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित विकल्प लगता है। यह शक्ति हमें प्रगति करने, नई चीजें आजमाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने से रोकती है। यह हमें एक ऐसे कंफर्ट जोन में फंसाए रखती है जो समय के साथ एक दलदल बन सकता है। और अब सबसे चौंकाने वाला पहलू जो इन सभी प्रभावों को एक साथ जोड़ता है। याद है आपको दूसरों पर आरोप लगाने की हमारी बुनियादी गलती, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हम दूसरों को उनके कामों से आंकते हैं और खुद को अपनी नीयत से। अगर सड़क पर कोई आपकी गाड़ी काटता है तो वो बदतमीज और लापरवाह लगता है, लेकिन अगर आप किसी की गाड़ी काटते हैं तो उसकी वजह कोई बहुत जरूरी काम या जल्दी होती है। ये मामूली सी लगने वाली सोच ही परिवारों में, काम पर और दोस्तों के बीच अनगिनत झगड़ों, मनमुटावों और गलतफहमियों की जड़ है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई खुद को मुश्किल हालातों में फंसा एक अच्छा इंसान मानता है और बाकी सबको बुरे स्वभाव वाले लोग। और डूबे हुए खर्चों की गलती, संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में क्या? यह सिर्फ एक बोरिंग सीरियल पूरा देखने तक ही सीमित नहीं है। यह लोगों को सालों तक नापसंद काम पर टिके रहने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि इतने साल पहले ही लग चुके हैं। ये कंपनियों को लाखों रुपए नाकाम परियोजनाओं में झोंकने पर मजबूर करती है। यह लोगों को जहरीले रिश्तों में फंसाए रखती है, क्योंकि हमने एक साथ बहुत कुछ झेला है। ये प्रभाव सचमुच हमारे पैसों, करियर और किस्मत को नियंत्रित करता है, हमें अतीत से चिपके रहने और भविष्य से डरने पर मजबूर करता है। इस बात को समझना ही वह अरे वाह पल है जो सब कुछ बदल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा दिमाग कोई परफेक्ट कंप्यूटर नहीं है। ये आलसी है, हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है और ये सभी प्रभाव इसकी ऑप्टिमाइजेशन का नतीजा है। ये हमें बुरा या मूर्ख नहीं बनाते, ये बस हमें इंसान बनाते हैं। लेकिन जानकारी ही शक्ति है। अब जब आप इन जालसाजियों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें खुद में और दूसरों में पहचान पाएंगे, और इसका मतलब है ज्यादा सोच समझकर फैसले ले पाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने खुद को इनमें से किसी एक बिंदु पर भी पाया है और आपको यह दिलचस्प लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे मन के रहस्यों पर नए वीडियो मिस न करें। ओम। और अब आपके लिए एक सवाल, आप अपनी जिंदगी में या दूसरों के व्यवहार में सबसे ज्यादा कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखते हैं?
इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपकी कहानियां पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।